जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभय और आप सबका स्वागत है द न्यूज़ एंड फीड में। दोस्तों, जब मैं चाइना के बारे में सोचता हूँ तो ज़्यादातर मुझे पर्सनली याद आता है चीन में मौजूद तानाशाही, उनकी ताकतवर सेना और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति। मगर चीन का तिब्बत पर किए गए कब्जे की वीडियो बनाते बनाते मुझे काफ़ी कुछ चीन के बारे में पता चला। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि चीन आज से 45 साल पहले तक भूखमरी से जूझ रहा था। तकरीबन 80 साल पहले तक चीन का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी आज के चीन से काफ़ी अलग दिखता था और लगभग 100 साल पहले तक चीन भी कई रियासतों के राजाओं को मिलाकर देखा जाता था। अगर 70 के दशक के चीन को उस वक्त के भारत से कंपेयर करें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता। मगर 5 ही दशकों में ऐसा क्या हो गया कि चीन दुनिया चलाने को इतना ज़रूरी हो गया, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। दरअसल चीन की कामयाबी चीन के इतिहास को समझे बगैर नहीं बताई जा सकती। वैसे तो चीन की हिस्ट्री आज से 4000 साल पुरानी जाती है, मगर कुछ खास और इम्पैक्टफुल रियासतों को देखें तो 1600 BC से 1040 BC तक सांग डायनेस्टी यहाँ पे होती थी। सांग डायनेस्टी पहली ऐसी डायनेस्टी जिसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमको वहाँ पे देखने को मिलते हैं, उनके पुराने बर्तन जैसी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। सांग डायनेस्टी का अंत शुरू होता है जू डायनेस्टी से। जू डायनेस्टी एक वैली में रहने वाली ट्राइबल डायनेस्टी थी। यही वो डायनेस्टी थी जिसमें कन्फ्यूशियनिज़म और डाओइज़म जैसे फ़िलासफ़ीज़ को इंट्रोड्यूस भी किया गया था। इसके बाद किन डायनेस्टी आती है जो पहली बार पूरे के पूरे चाइना को एक एम्परर के अंदर लेकर आती है। यही वो डायनेस्टी भी थी जहाँ पे ग्रेट वॉल और टेराकोटा आर्मी जैसे काम स्टार्ट हुए थे। फिर हान डायनेस्टी, वेई, जैन, नॉर्थ साउदर्न डायनेस्टी, सुई, टांग, सोंग, युआन और मिंग डायनेस्टी अलग अलग पीरियड्स पे आती है। इनमें कुछ खास देखें तो सुई डायनेस्टी वो डायनेस्टी थी जिनकी वजह से आज हमको सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। जी हाँ, यही वो डायनेस्टी थी जिसने पहली बार एग्ज़ामिनेशंस कराकर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को और टैलेंट्स को सिलेक्ट करने का प्रोसेस निकाला था। और मिंग डायनेस्टी जो सिंग्स डायनेस्टी से पिछली डायनेस्टी थी, उसने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जितना भी है आज, उसमें से ज़्यादातर उन्हीं के द्वारा बनाया या रिपेयर किया गया था। चाइना की अगर लास्ट डायनेस्टी देखें तो वो शिंग डायनेस्टी होती है 1644 से 1912 तक। और 1912 में सिंघाई रेवोल्यूशन की वजह से रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार बनती है। ये सरकार पहली मॉडर्न चीन की सरकार बनती है, पर यह ज़्यादा देर तक अपनी सरकार बनाए नहीं रख पाती। 1949 में ही कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन की वजह से माओ के हाथ सत्ता लग जाती है। अगर क्रूरता का माप करा जाए तो जहाँ नाजीज़ और हिटलर ने 15 मिलियन ज्यूज़ को मारा था, स्टालिन ने जहाँ 20 से 25 मिलियन लोगों की ज़िंदगी उजाड़ी थी, तो माओ की वजह से तकरीबन 50 से 80 मिलियन लोगों की जानें गई थी। और इनकी जान जाने की सबसे बड़ी वजह रही थी उस वक्त में भूख। इनके बीच में ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, वो किसी और वीडियो में अच्छी तरह डिटेल में बताऊँगा। मगर माओ के अंडर का चाइना समझने के लिए एंड्रयू वाल्टर ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है चाइना अंडर माओ, जिसमें वो लिखते हैं कि माओ का चीन 2 बातों से बयां किया जा सकता था। पहला, एक पार्टी जो अपने मेंबर्स और काडरे को अनुशासित रखती है, डिसिप्लिन में रखती है। और दूसरा, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी जो बेस्ड थी सोवियत यूनियन पर। सीसीपी ने माओ की सबसे बड़ी उपलब्धियां देखे तो वह थी सिविल वॉर्स में जीत और ऐतिहासिक बदलाव गांव और शहरी क्षेत्रों का। मगर इसी पार्टी में माओ के सबसे गंदे दिन भी देखे गए, जिनमें आते हैं इंडस्ट्रियल डिप्रेशन और दुनिया का सबसे बड़ा फैमाइन। हालत ऐसी हो गई थी कि जब वे मरते हैं तब तक चीन और भी पीछे हो चुका था और इंटरनली डिवाइड हो चुका था। जब माओ की मौत होती है तो उनकी जगह लेते हैं देन शाओपिंग और डेन बनते हैं वह इंसान जो चीन के लिए एक भगवान साबित होते हैं। दरअसल देन पेश करते हैं गेम चेंजिंग पॉलिसीज़, जैसे कि अपनी ओपन डोर पॉलिसी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और कई पॉलिसीज़ जिससे चीन में फॉरेन कंपनी आसानी से अपनी फैक्ट्रीज़ खोल सकती है। ये पॉलिसीज़ इस तरह से मदद करती है कि एक कंपनी अपने आइडिया और डिज़ाइन अपने हेडक्वार्टर्स में बैठकर आराम से कर सकती है और फिर उस आइडिया के ब्लूप्रिंट को भेजकर चीन जैसे देशों में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग सस्ती पड़ती है वहाँ से करवा कर वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन चालू करती है। दरअसल 70 के दशक में यूएस में लेबर और मैन्युफैक्चर का काम और दाम दोनों बढ़ रहा था। यही वजह भी थी कि ये काम यूएस से हटकर गरीब या डेवलपिंग नेशंस में कराना शुरू किया जाता है, जिससे कंपनी अपना फ़ायदा निकाल सके।
यही वजह भी है कि भारत में 90s के दशक में हमें बीपीओ सेक्टर में इतना इजाफा भी दिखा, क्योंकि भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग जनता थी। तो ऐसी कंपनियों को लाने के लिए चीनी सरकार ने कंपनियों को ज़मीन खरीदने, रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने और कई चीज़ों पर भारी सब्सिडीज़ देना शुरू करी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जिनमें इन कंपनियों से टैक्स भी लगभग आधे लिया करती थी। ये सब देखकर कंपनी अपनी फैक्ट्रियाँ उन देशों में शिफ्ट करती थी। पर इन सब से चीन का क्या फ़ायदा होता था? तो कंपनियां वहाँ आती और वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल जाता, जो आगे जाकर खुद गरीबी से बाहर निकलते और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते। फिर वह बच्चे कमाना शुरू करते और देश के टैक्स पेयर्स बनते। वहाँ से सरकार को उसका लगाया हुआ पैसा लगभग 20 से 30 साल बाद वापस मिल जाता। ये पॉलिसी चीन में इतनी काम आई कि डेन के आने के 20 साल बाद यानी 90s के दौर पे भी चीन में लेबर यूएस के मुकाबले लगभग 53% सस्ती पड़ती थी। पर चीन दुनिया का सुपर पावर सिर्फ टैक्स में कटौती करके नहीं बना। दरअसल 2007-2008 में जब दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी और सारे बड़े देश रिसेशन से जूझ रहे थे, तब चीन के हाथ लगा था उसके सुपर पावर बनने का फॉर्मूला, जिस पर उन्होंने खूब बढ़िया तरीके से काम भी किया था। दरअसल चीन की सरकार को तब पता चल गया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर एनर्जी दुनिया में बहुत काम आने वाली है। तभी रिसेशन के दौर में चीन अचानक से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू करता है। रिसेशन के दौर में कोई भी देश कॉन्गो में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। कॉन्गो खुद इंटरनल वॉर से और क्रिपलिंग इकोनॉमी से जूझ रहा था, मगर चीन उस वक्त बिलियंस में कॉन्गो की आर्थिक मदद कर रहा था। क्यों? क्योंकि कॉन्गो के पास था दुनिया का सबसे बड़ा कोबाल्ट रिजर्व माइन, जो काम आता है सोलर पैनल और बैटरीज बनाने में। इसका असर देखिए कि 1995 में यूएस के पास जहाँ 40% शेयर था पीवी सेल्स और बैटरीज बनाने का, तो 2010 तक आते आते ये शेयर लगभग 10% पर उतर आया था। और चीन जो 1995 में अपने शुरुआती दिनों में था रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के, वो 2010 तक आते आते 50% से ज़्यादा निर्यात कर रहा था। तो ऐसा तो नहीं कि चीन ने एक बार कंपनी को अपने देश बुला लिया और उसके बाद उनको उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया। कई कंपनियां जो रिन्यूएबल एनर्जी बनाने की शुरुआती प्रक्रिया में थी, वह यूएस और चीन दोनों में फेल भी हुई। कईयों को मार्केट से इतनी बुरी लात खानी पड़ी कि वह ठप भी हो गई। दरअसल इन कंपनियों के ठप होने की वजह बड़ी सिंपल सी थी। 1995 से 2008-9 तक सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी बनाने में इतना पैसा लगता था कि एक आम जनता उससे अफोर्ड ही नहीं कर पाती थी। और 2010 तक आते आते ये कॉस्ट इतना गिर गया कि सबको दिखने लगा कि फॉसिल फ्यूल से एनर्जी बनाने से ज़्यादा सस्ता मिल रहा है हमको रिन्यूएबल एनर्जी, तो क्यों ना वही यूज़ की जाए। जहाँ यूएस ने इन डूबती कंपनियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वहीं चीन ने अपने पैसे देकर उन कंपनियों को डूबने से बचाया। कई बार ऐसी खबर आती रही कि चीन फ्री में ज़मीन, बिजली, नो इंटरेस्ट लोन और फ्री लेबर भी इन डूबती कंपनियों को दे रहा है। यही वजह भी है कि चीन इस फील्ड में इतना आगे निकल गया था कि 2009 में जहाँ 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में $359 लगते थे, 2019 तक आते आते उतनी एनर्जी बनाने में लगभग $40 लगने लगे। 2022 में इसका रेट गिरकर महज $11 आने लगा। पर यह सब मुमकिन था कॉन्गो से लाए गए कोबाल्ट की वजह से, जिससे शोधकर्ता अपनी शोध जारी रख सके। मौजूदा हालात ये है कि जहां कॉन्गो में दुनिया का 51% कोबाल्ट मिलता है, उसमें से 70% पर सीधे तौर पर चीन का हक है। पर अब जब दुनिया सोलर एनर्जी की महत्वाकांक्षा समझ रही है, चीन अपने पैरों के नीचे सबसे ज़्यादा कोबाल्ट दबाकर खड़ा है कि आओ और मुझसे खरीदो, वो भी मेरे ही दामों में। रिसेशन के दौर से कंपेयर करें तो कोबाल्ट के दाम में अभी तक लगभग 400% तक इन्फ्लेशन आ चुकी है और अगले कुछ सालों में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 200% तक और इन्फ्लेशन होना पक्का है। तो ऐसे में चीन सिर्फ इंतज़ार कर रहा है कि कब सारे देश रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ेंगे और कब उसकी इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। अब इन सब से भारत क्या सीख सकता है कि 50 सालों में ही चीन और भारत में इतना बड़ा फासला हो चुका है कि अब वो कवर करना बहुत मुश्किल दिख रहा है। भारत को ये सीखना होगा कि कैसे वैसी पॉलिसीज़ लाई जाए जो कंपनीज़ को अपना फ़ायदा निकालने में मदद करे और भारतीय नौजवानों को नौकरी मिले, जिससे वह अपने परिवार को शिक्षित कर सके और उनके बच्चे आगे जाके अच्छे टैक्स पेयर बन सके। भारत को यह भी समझना पड़ेगा कि जैसे यूएस ने अपनी टेक्नोलॉजी में बढ़त का फ़ायदा उठाया, चीन ने अपनी गरीब जनता का फ़ायदा उठाया, भारत के पास ऐसी क्या पकड़ है जिससे वह दुनिया में एकमात्र बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आई नो काफ़ी दिन हो चुके हैं पिछली वीडियो और इस वीडियो में,
मगर मेरे पास ऐसी और भी स्क्रिप्ट्स है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम लोगों के पास जो भी इन्फॉर्मेशन जाए वो सबसे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन और सबसे ज़्यादा काम की इन्फॉर्मेशन हो। इसी वजह से इन ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और इंतज़ार करिए, अगली वीडियो भी जल्द आएगी। शुक्रिया, आदाब और आदियोस। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।